कि कभी मौका मिला था लता मंगेशकर से मिलने का? बिल्कुल मौका मिला। मैं बहुत छोटी थी और लता जी मेरे लिए साक्षात माँ सरस्वती का रूप रही हैं। और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, जो तुम समाज सेवा का कार्य कर रही हो, जब तुम एक बड़ी गायिका बन जाओगी, इस कार्य को मत छोड़ना, क्योंकि सही मायने में यही संगीत की आराधना है। और उनके उन शब्दों ने मुझे अपनी पूरी जर्नी में प्रेरित किया। आप कितने साल की थी उस समय जब मिली? मैं 8 साल की थी। बस? हाँ जी। पर आप अपने सामने अपनी आइडल को भी देख रही थी। जी। उनके जीवन से अगर मैं कहूं तो आपने क्या क्या सीखा? उनकी ये बात, ये एक आशीर्वाद बनकर आपके साथ एक मार्गदर्शन आपका करती रहेगी जीवन भर। बिल्कुल। मेरे साथ आई थिंक हर म्यूजिशियन, हर सिंगर एग्री करेगा कि उनका गाया हुआ हर एक गाना अपने आप में एक लेसन की तरह है। मेरे से पिछली जनरेशन्स हो, आज की जनरेशन हो, या आने वाली कई पीढ़ियों को उनके गाने इंस्पायर करेंगे, प्रेरित करेंगे। लेकिन मैं मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हमें सिंगिंग का इतना नॉलेज नहीं था। तो जहाँ भी सुनने को मिलता था कि लता जी तला गला नहीं खाती हैं, तो मैं तला गला नहीं खाती थी। फिर पता चलता था कि वो इमली की खटाई नहीं खाती हैं, तो मैं नहीं खाती थी। फिर पता चला कि उन्होंने उर्दू लिखना और पढ़ना सीखा प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो मैंने भी बाकायदा उर्दू सीखी। तो जो जो पता चलता जाता था छोटा छोटा लता जी के बारे में, वो मैं फॉलो करती थी। ये हमेशा कहा जाता है, और ये मुझे लगता है जो लोग गाते नहीं हैं उनके लिए आसान है कहना, पर एक गायिका इस बात को कैसे समझती है कि लोग कहते हैं कि न उनसे पहले कभी न उनके बाद कभी कोई हो सकता है उनके जैसा। सबसे बड़ी चीज क्या थी? क्योंकि अगर हम उनकी भी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री को देखें तो उस समय भी सुरैया सरी की आवाजें थी और लोग कहते थे ये तो बहुत ही बारीक महीन आवाज है, लेकिन उन्होंने अपनी ही शैली में गाया। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने कही। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने उनके जीवन से सीखी है, वो थी परफेक्शन के लिए ज़िद। जब उन्होंने शुरुआत की तब ऑफ कोर्स शमशाद बेगम जी, सुरैया जी, नूरजहां जी, वो मोटी आवाज़ों का दौर था। तो इनफैक्ट अगर आप आएगा आने वाला भी सुने तो भले ही उनकी आवाज़ पतली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन आवाज़ों की झलक उन्होंने लाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे एक लेगेसी इस्टेब्लिश कर दी। उसके बाद जितने भी सिंगर्स आए, सब ने उनकी टोनैलिटी को फॉलो किया। मुझे एक वाक़या याद है जो मैंने पढ़ा कहीं। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो उनके डिक्शन में थोड़ा मराठी टच आता था जब वो हिंदी में बात करते थे। और दिलीप साहब ने उनसे कहा, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब तुम हिंदी गाने गाती हो मराठी टच आता है। इस बात को उन्होंने जिद के तौर पर ले लिया। और 6 महीने बाद वो उनसे दोबारा मिली, तब तक उन्होंने उर्दू सीखी। और जब वो 6 महीने बाद दिलीप साहब से मिली तो उन्होंने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि ये वही लता है जिसे मैंने 6 महीने पहले सुना था। तो उन्होंने, उनके अंदर वो जो जिद थी कि मुझे हर चीज़, जिस चीज़ को वो छू देती थी, जिस गाने को वो छू देती थी, वो एक इतिहास बन जाता था। सो उनकी परफेक्शन के लिए जिद जो चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी। और उस दौर का गीत आपने गाया, लेकिन वो तब तक गाती रहीं जब तक नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेस आई, और वो आवाज की जो खनक थी वो वैसे ही थी। और मुझे लगता है कि आज की दौर की अभिनेत्रियां भी ये चाहेंगी कि लता दीदी की आवाज उनको मिल पाए। एब्सोल्युटली। और कौन, आई मीन जैसे आपने कहा कि ना को इनके जैसा था ना हो सकता है, बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। जैसे मैंने कहा, इतनी सारी जनरेशन्स के लिए उन्होंने गाया, इतनी सारी जनरेशन्स को इंस्पायर किया। इनफैक्ट आने वाली भी जब पीढ़ी रियाज करेगी तो कहीं ना कहीं वो लता जी के गानों को सुनकर ही उसी को आधार मानकर ही रियाज करेंगी। आपका सबसे पसंदीदा गाना उनका कौन सा रहा जो आप गुनगुनाने में खुशी महसूस करती हैं? सबसे पसंदीदा गाना, हम सबका सबसे पसंदीदा गाना है शायद लग जा गले। कोई ऐसा मूड नहीं है मुझे लगता है कि जिस समय आप कोई गाना सोचें तो वो लता दीदी का गाना ना हो। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उन्होंने सालों तक गाया और लगभग मतलब गिनती नहीं रही उन गीतों की, बल्कि इसीलिए क्योंकि जिस भाव के साथ वो गाती थी। एक सिंगर के लिए बहुत जरूरी ये भी होता है, और उनकी जो बातें रही वो हमेशा यही कि वो महसूस करके, और जैसे धर्मेंद्र जी भी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि उनका गीत मैं महसूस करता था।
जी बिल्कुल, इनफैक्ट कई सारे ऐसे वाक़ये हैं जब वो स्टूडियो में रिकॉर्ड करती थीं और शी वुड ब्रेक डाउन, वो गाते-गाते रो देती थी क्योंकि वो इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती थी एक गाने के साथ। आई थिंक इसीलिए वो ट्रांसलेट हो पाता है स्क्रीन पे। जैसे मैं अभी बिंदु जी को सुन रही थी, हर ज़ोन, हर मूड के का गाना उन्होंने उसी मूड को बरकरार रख के गाया है। आई थिंक इतनी ज़्यादा वर्सेटैलिटी होना एक बहुत ही अमेजिंग बात है। और उसके लिए यही चाहिए आपको, परिश्रम। आप हार्ड वर्क करते रहें, आप अपना दिल जान सब उसको दे दें। क्या ये सामान्य है या फिर बहुत लोग ऐसा नहीं करते होंगे? लेकिन उनकी बातों को सुनकर और उनकी वो चीज़ें, वो शायद संगीत की सबसे बड़ी विरासत रह गई उनके पीछे। एब्सोल्युटली, आई थिंक सामान्य बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत ही दैविक, बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी रही है वो। लेकिन अगर उनके उन दैविक गुणों से हम थोड़ा बहुत भी सीख जाएं तो इंसानी रूप में ही हम आई थिंक खुद को बेहतर बना सकते हैं। आपने कहा कि जब पहली मुलाकात आपकी हुई 8 साल की उम्र में और उन्होंने कहा कि ये काम करते रहना, यानी वो ये ध्यान भी रखती थी कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे नहीं कि कोई छोटा बच्चा आ गया, अच्छा चलो मिलो, वरना क्या उनको लेना देना कि ये चीज़ें ये सीख दें। इनफैक्ट उनके उन शब्दों ने मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया, जब क्योंकि आई थिंक जब आप किसी एक रास्ते पर चल रहे होते हो और कोई ऐसा एक पर्सन आपको आकर बोल दे कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो सही मार्ग है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा आश्वासन था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मेरी जो आइडल है उन्होंने एक अप्रूवल दे दिया है मेरे इस मार्ग को। तो जैसे आपने कहा, बहुत बड़ी बात थी उनके लिए मेरे जैसे एक छोटी बच्ची की ज़िंदगी के बारे में जानना और उसे इंस्पायर करना।